हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल यूट्यूब चैनल ईडीयूवी लर्निंग पर आपका वेलकम है। और मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आई हूँ आज ईवीएस का थर्ड सोल्व पेपर। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे उनको और डिस्कस करेंगे। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने अभी तक हमारे ईडीयूवी लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। जो निगेटिव है वो आपको ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और फिर बाद में उसका आंसर को सॉल्व कीजिए। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। अब आपको इन चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जो ऑप्शन आपको निगेटिव लग रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। अगर ये हमारा इन्वायरमेंट सिर्फ ओनली डेफिनेशन पर ही बल देगा तो फिर हम अच्छी तरीके से अपने इन्वायरमेंट को नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर परिभाषाओं पर बल नहीं देना है, अपने तरीके से अपने विचारों के अकॉर्डिंग हमको इन्वायरमेंट को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और तब दूसरों को भी समझाना है। सो हमको यहाँ पर वो डेफिनेशंस पर बल नहीं देना है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। जो निगेटिव है वो आपको यहाँ पे चूज करना है, जो नहीं होना चाहिए। सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना है, फिर न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो बिल्कुल आपको देखते क्वेश्चन बन गया होगा कि क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रिमेम्बरिंग, याद करना, क्या सिर्फ हम ओनली उसको रटेंगे, रटाफिकेशन नोट। रटाफिकेशन आपको किसी भी उसमें सब्जेक्ट्स में या फिर किसी भी थ्रू पे नहीं करना है, क्योंकि याद करना सिर्फ ओनली क्या होता है कि बस रट लिया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, याद करना। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन है ब्लैंक। सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या फिर सीसीई। आपको चूज करना है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। किसका अवसर देना चाहिए? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के लिए समान आकलन, सभी बच्चों में सीखने का जो भी इक्वल उसको लर्निंग आपको असेसमेंट यहाँ पर देना चाहिए। किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, समान रूप से ही उसका आकलन करना चाहिए। जब आप पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देते हैं तो यहाँ पर हमारा स्वयं आकलन का जो मीनिंग्स होता है सीखने के समान आकलन। क्योंकि सीखने के समान आकलन केवल तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों तथा या फिर जो उसके नियम होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, अवगत हो जाता है, उनको अच्छी तरीके से समझ लेता है, उनकी उद्देश्यों की प्राप्ति को अच्छे प्रकार से अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है, अपने विचारों को सम्मिलित कर लेता है, उनको जांच परख लेता है। तो उसको सीखने के लिए समान आकलन यहाँ पर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। कौन सा जो यहाँ पर निगेटिव है वो आपको चूज करना है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे के स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्यक्रम की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। अब आपको यहाँ पर जो निगेटिव ऑप्शन है वो चूज करना है, जो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर देखते ही बन गया होगा कि कौन सा ऑप्शन नंबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बच्चों को पाठ्यक्रम की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या सिर्फ ओनली आप उनको बस परिभाषाएं, डेफिनेशंस की बस आप अपनी डेफिनेशंस को याद करो, बाकी और आपको कुछ नहीं सीखना है और कुछ नहीं, बस आप परिभाषा याद करते जाओ, बस आपका सब कुछ हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, परिभाषा पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। जहाँ पर भी परिभाषा की बात आती है वहाँ पर आपको हमेशा वहाँ पर आपको निगेटिव ऑप्शंस की साइड ही जाना है। केवल आता है, परिभाषा आती है, बल आता है, ये थ्री जो आपके वर्ड्स होते हैं बिल्कुल निगेटिव साइड्स जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करने हैं, ए बी सी, ए सी, ए बी या फिर केवल डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सी आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ए बी सी। ए बी सी आपका राइट होगा। अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंटेशंस, ये आपका यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या? ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन या फिर एनालिसिस, आपको ये तीनों यहाँ पर वर्क करने होंगे जब आप बच्चों को संकेत या फिर चित्र के अकॉर्डिंग उसको कुछ भी पढ़ाते हैं। तो उसका आपको ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग करना होगा, उसमें आपको एक्सप्रेशन देना होगा और उसमें आपको एनालिसिस करना होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन, जांच, सूची, अभिविन्यास या फिर लिखित प्रश्न। तो जब हम रेटिंग स्केल करते हैं तो उसमें किस तकनीक का हम यूज़ करते हैं? उसमें हम करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर अवलोकन। क्या होता है? रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का हम यूज़ करते हैं और ये निर्धारण मापनी या फिर इसको हम निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल भी कहते हैं। यह एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को संख्यांक के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें हम अपनी जांच सूची के समान है, परंतु इसका इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब सूक्ष्म विवरण की हमको क्या हो ज़रूरत होती है। और किसी भी हमको मैथमेटिक्स में उसका औसत या फिर उत्कृष्ट औसत से ऊपर ले जाना, फिर संतोषजनक या फिर खराब या फिर असंतोषजनक पर हम रेटिंग करते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पर हम रेटिंग स्केल का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको कुछ औसत करना है, फिर हमको कुछ अपना कुछ हमारा वर्क खराब हो चुका है तो उस पर हमको क्या करना है? फिर रेटिंग स्केल करना है, तो उसको ही उस पर हम क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर EDUV लर्निंग चैनल को वहाँ पर सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा और फिर वहाँ से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। एक फसल प्राप्त करने या फिर कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं या फिर खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। अब आपको यहाँ पर चूज करना है कौन सा कथन आपका राइट होगा, कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट है। केवल डी, ए और सी, ए और डी या फिर ओनली ए। तो झूम खेती के बारे में आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है वो चूज करना है। तो चलिए पहले आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल ए ऑप्शन आपका राइट है। देखो, जब हम झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में एक फसल प्राप्त करने फिर कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर जब उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं फिर हम उस पर क्या करते हैं, उस पर हम दोबारा से अपनी खेती को करते हैं। झूम खेती जो होती है, झूम खेती आदिवासियों द्वारा प्रचलित खेती है जो कि पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा नागालैंड, मेघालय में की जाती है। और इस खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसमें खेती नहीं करते। इस जगह पर जो बांस या फिर जो जंगल उग जाता है उसे हम उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। उनको हम काट कर क्या कर देते हैं, जला देते हैं और फिर यह राख जमीन में खाद का काम करती है। और जब हम जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले या फिर जंगलों को कोई नुकसान ना पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। इन सब को देखते हुए आप उन पेड़्स को वहाँ पर जलाते हो। फिर जब इस जमीन की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई या फिर सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो झूम खेती हम इसको कहते हैं। कहाँ पर होती है ये? इंडिया में पूर्वोत्तर जो भी हमारे स्टेट्स है, नागालैंड और मेघालय सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं।
यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह सोम अपनी मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? अब आपको बताना है ये सब एक्टिविटी, ये सभी क्षेत्र, ये सभी प्रदेश आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, किस स्टेट में पाए जाते हैं? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ये सभी एक्टिविटी कहाँ पर होती है? सभी एक्टिविटी जम्मू कश्मीर पर होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में लोग अपना घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से बनाते हैं, है ना, और फिर उस पर दीवार पर मिट्टी या फिर चूने की पुताई होती है। और यह घर कितनी मंजिल होता है? 2 मंजिल होता है, जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, है ना। और ये जरूरत का सामान अपना इकट्ठा करके रखते हैं पहले से ही। और सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। जो नीचे की मंजिल होती है इसमें कोई खिड़की नहीं होती है और इन घरों की छतें समतल होती है और छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्लियर होगा ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर के लेह में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? वे रंग है हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद या फिर बैंगनी और नीला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑल स्टेट एग्जाम्स में ये ऑलरेडी से ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक एंड वाइट। जो हमारे क्या होते हैं, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सिर्फ ओनली ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ये भी क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरल। तो नारियल की बात हुई है तो आपको बिल्कुल पता लग जाना चाहिए कि नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है। तो नारियल की बात होती है तो हमारा सबसे फेमस स्टेट रहता है केरला। Which of the following is not obtained from पेट्रोलियम? निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? मोम, ग्रीस, कोयला या फिर डीजल। तो पेट्रोलियम से हमको क्या नहीं प्राप्त होता है? वो है हमारा कोयला। कोयला हमको पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। सो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये अब से पहले ऑल स्टेट एग्जाम्स में कहीं ना कहीं स्टेट में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं और आपको बिल्कुल सही तरीके से इनको देखकर चलना है, वॉच करना है और आप बारी बारी से देख सकते हैं। फिर अगर एक बार देख लिया फिर आप देख सकते हैं, जिससे कि आप नहीं भूलें। सो अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं EDUV लर्निंग चैनल को, अगर आपको अच्छा यहाँ पर कंटेंट मिल रहा हो तो। और आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स भी मिलती है। मैं करंट अफेयर की वीडियोस आपको यहाँ पे डाल दूंगी नेक्स्ट। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।